तो देखिए फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा के मद्देनज़र 21 तारीख के बाद से लेकर 25 तारीख तक जो करंट अफेयर है वो डिस्कस नहीं किया गया है। और अब जो 21 से 25 तक का करंट अफेयर है इसकी पूरी क्लास आपको मिलेगी, यानी कि कोई भी करंट अफेयर आपका जो है मिस नहीं होने पाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 26 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखो, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। तो प्रश्न ये है कि हाल ही में वर्ल्ड संस्कृत डे ये कब मनाया गया। तो फ्रेंड्स, इसे मनाया गया था अभी हाल ही में 22 अगस्त को। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि प्रतिवर्ष 22 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया नहीं जाता है। नहीं जाता है मतलब इसे जो है श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, तो श्रावण मास की पूर्णिमा जिस दिन पड़ेगी उसी दिन होगा विश्व संस्कृत दिवस। अब बात यहाँ पर हो रही है श्रावण मास की पूर्णिमा की, यानी कि उसी दिन पड़ता है एक हिंदू त्यौहार जिसे कहते हैं आप रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन और विश्व संस्कृत दिवस ये साथ साथ एक ही दिन मनाए जाते हैं, तो अब आपको नहीं भूलेगा। ठीक है, तो हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। धर्मशास्त्रों के अनुसार संस्कृत को देववाणी भी कहा गया है। और विश्व संस्कृत दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था, अगर प्रश्न आया तो इसका उत्तर हो जाएगा 1969 में। संस्कृत सबसे पुरानी इंडो यूरोपीय भाषाओं में से एक है और कम लोगों को पता है कि संस्कृत भाषा में करीब 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्दों की विश्व में सबसे बड़ी शब्दावली है। और संस्कृत सबसे अधिक कंप्यूटर के अनुकूल भाषा भी मानी गई है। याद रखना कि कर्नाटक में एक ऐसा गांव है, या इसको ऐसे समझो कि कर्नाटक में एकमात्र ऐसा गांव है जहां हर कोई संस्कृत में बात करता है। और इस गांव का नाम क्या है? गांव का नाम सिमोगा है। ठीक है, याद रखना इसका नाम है सिमोगा और ये मत्तूर जिले में स्थित है। संस्कृत को उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा भी घोषित किया गया है। और शास्त्रीय संगीत में जो कर्नाटक और हिंदुस्तानी में है इसमें जो है संस्कृत का ही प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत वेरी इंपॉर्टेंट, सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न होगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम कौन सा मंत्रालय आयोजित कर रहा है। अब यहाँ पर तो देखो आपको बिल्कुल याद होगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया जा रहा है और यह 75 वीक का जो है एक उत्सव है, एक त्यौहार मनाया जा रहा है आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर। फिलहाल यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि इसकी शुरुआत कब से हुई, ठीक है, इसका आयोजन कब से शुरू हुआ है और इसका आयोजन कब तक किया जाएगा। तो तीनों आपको याद रखना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये पता होना कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम ये कौन सा मंत्रालय आयोजित कर रहा है। तो अगर आपने गेस किया है इसमें विकल्प सी को, तो आपका जो उत्तर है बिल्कुल करेक्ट है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा 75वें भारत अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई है और इसका प्रायोजन किया जा रहा है। तो देखो 12 मार्च 2021 को इसकी शुरुआत हुई। 15 अगस्त 2021 से जो इसके अंतर्गत उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं, कार्यक्रम जो आयोजित किए जा रहे हैं उसकी शुरुआत की गई है। और ये इसका समापन कब होगा? 15 अगस्त 2023 को। तो 12 मार्च को इसकी शुरुआत क्यों की गई? क्योंकि फ्रेंड्स 12 मार्च 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। 2020 में नमक सत्याग्रह के 91 ईयर पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर करी है। और सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है वर्तमान में? ये हैं अनुराग ठाकुर। जुलाई में मतलब इनकी नियुक्ति की गई है। उसके पहले जो सूचना और प्रसारण मंत्री थे उनका नाम प्रकाश जावड़ेकर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर करंट अफेयर की मंथली और कंबाइंड पीडीएफ आपने अभी तक परचेज नहीं करी है तो इस पर मिलने वाली जो भारी छूट है वो अभी भी जारी है। इसका लाभ आप ज़रूर उठा लें और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करें। उसके बाद कुछ स्टेप्स हैं उसको आपको फॉलो करना है और फिर ये जो पीडीएफ है ये सीधे सीधे आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। और फ्रेंड्स इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बुक्स को आप हर जगह कैरी नहीं कर सकते हो, लेकिन ये पीडीएफ हर जगह आपके मोबाइल में रहेगी। और जब भी आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो आप इस पीडीएफ को खोलकर पढ़िए। निश्चित रूप से आपको बहुत अधिक फायदा होगा। आप औरों से अधिक अंक अर्जित करेंगे, आपका जो सामान्य ज्ञान होगा वो औरों से बेहतर रहेगा। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने
लंबी कूद में रजत पदक को हासिल किया है? तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021, एक प्रश्न यहाँ पर यह भी आ सकता है कि अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो फ्रेंड्स, अगर ये प्रश्न आया तो इसका उत्तर क्या होगा आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये जान लो कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लंबी कूद में रजत पदक हासिल किया है? तो इनका नाम है शैली सिंह। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, शैली सिंह। तो ये नाम अब आपको याद रहना चाहिए, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो लंबी कूद की एथलीट शैली सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक यानी कि यहाँ पर उन्होंने क्या जीता है? सिल्वर मेडल। और 6.59 मीटर की दूरी तय कर फाइनल में दूसरे स्थान पर रहीं। वह स्वर्ण पदक के साथ इतिहास रचने से महज 1 सेंटीमीटर से चूक गई। नैरोबी में मौजूदा चैंपियनशिप में भारत का यह तीसरा पदक रहा है। तो इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? केन्या की राजधानी नैरोबी में। तो याद रखना, अगर प्रश्न आया यहाँ पर कि अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा केन्या के शहर नैरोबी में। ठीक है। और इसके पहले अमित खत्री ने 10,000 मीटर रेस वॉक स्पर्धा में रजत पदक जीता था, जबकि 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले टीम को कांस्य मिला था। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अगर पूरा देखा जाए यानी कि 2002 से लेकर 2021 तक की बात करें तो कुल मिला के भारत ने अब तक इसमें 7 मेडल जीते हैं। तो आपको बता दें कि सीमा अंतिल ने चक्का फेंक में कांस्य पदक जीता था 2002 में। नवजोत कौर ढिल्लो चक्का फेंक में कांस्य जीता था 2014 में। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा भाला फेंक में स्वर्ण जीता था उन्होंने 2016 में। और हिमा दास 400 मीटर में स्वर्ण जीता 2018 में। और अब यहाँ पर देखा जाए तो अमित खत्री ने 10,000 मीटर रेस वॉक स्पर्धा में रजत पदक जीता, जबकि 4x400 मिक्स्ड रिले टीम को कांस्य पदक मिला है। और ये जो 7वां पदक है उसे हासिल किया है शैली सिंह ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन्स नामक किताब किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन सी यानी कि तरुण बसु। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण किताबों के बारे में और उनके राइटर्स के बारे में जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं। जैसे कि लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया। अगर प्रश्न आया कि लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक जो किताब है किसने लिखा है, तो इसे लिखा है संजय गुब्बी ने। ठीक है। एक किताब और है जो कि बड़ी ही चर्चित किताब है और इसका नाम है, क्या नाम है? हब्बा खातून। तो याद रखना कि इस किताब को लिखा है काजल सूरी ने। ठीक है। अगर प्रश्न आया कि इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक जो किताब है किसने लिखी है? इन एन आइडियल वर्ल्ड, ये किताब लिखी गई है कुणाल बसु के द्वारा। ठीक है। एक किताब और बताएं, द इंडिया स्टोरी नामक जो किताब है ये किसने लिखी है? द इंडिया स्टोरी। तो अगर प्रश्न आया कि द इंडिया स्टोरी नामक जो किताब है किसने लिखी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विमल जालान ने। ठीक है, विमल जालान। और एक किताब और है राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी। तो राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी नामक जो किताब है इसे लिखा है इम्तियाज अनीस ने। और बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एमेंस्ड पुलवामा, बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एमेंस्ड पुलवामा नामक जो किताब है इसे लिखा है मनन भट्ट ने। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आपको पता होनी चाहिए। हाल ही में मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं? जैसा कि आप जानते हैं मतलब कि मणिपुर की जो राज्यपाल थी वो कौन थी? तो मणिपुर की जो राज्यपाल थी वो थी नजमा हेपतुल्ला। और उनकी जगह पर अब जो नए राज्यपाल बने हैं उनका नाम क्या है? तो यहाँ पर देखो फागू चौहान, ये बिहार के गवर्नर हैं। विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। सत्यपाल मलिक ये कहाँ के हैं? ये मेघालय के गवर्नर हैं। तो अब यहाँ पर बचता है ला गणेशन। तो ला गणेशन को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है और इनका पूरा नाम क्या है? ला गणेशन मणिरूर। ठीक है। तो तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता ला गणेशन को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ला गणेशन की नियुक्ति मणिपुर की पूर्व राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला के 20 अगस्त को पद से सेवानिवृत्त होने के ठीक 2 दिन बाद हुई है। याद रखना कि जो नजमा हेपतुल्ला जी थी ये 10 अगस्त को ही सेवानिवृत्त हो गई थी, लेकिन इन्होंने 20 अगस्त को अपना पद छोड़ा है। और इसी दिन मणिपुर के राज्यपाल का प्रभार सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद को सौंप दिया गया था। ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू की है जिसमें बालिकाओं के कॉलेज में
प्रवेश पर 20,000 रुपये प्रदान करने की बात कही गई है। तो ये जो योजना है लाडली लक्ष्मी योजना, याद रखना कि ये मध्य प्रदेश की योजना है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगर प्रश्न है कि लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई थी, तो इसका उत्तर होगा 2021। नहीं, गलत हो जाएगा, 2007 में ही इसकी शुरुआत की गई थी। 2021 में इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया है, और वो इम्प्रूवमेंट ये है कि अब अगर कोई बालिका प्रवेश लेती है कॉलेज में तो उसे 20,000 रुपये एक मुश्त प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि हमने तय किया है कि कॉलेज में बेटियां प्रवेश करेंगी तो लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत एक मुश्त 20,000 की राशि प्रदान करेंगे। मैं मेरी बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि उनकी उच्च शिक्षा का भी पूरा प्रबंध किया जाएगा, उसके लिए आवश्यक आर्थिक व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं, ये प्रश्न मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और इसका उत्तर होगा अपूर्व चंद्र, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नए सचिव बने हैं उनका नाम है अपूर्व चंद्र। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्र को सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी कि MIB में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने किसे बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड यानी कि एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स ABBFF के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है फिर से। तो अभी भी ये इसी पद पर थे, दोबारा से इनकी नियुक्ति कर दी गई है, और ये हैं कौन, ये हैं TM भसीन। तो विकल्प ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। अच्छा, वर्तमान में अभी हाल ही में जो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं उनका नाम क्या है, तो ये हैं सुरेश N पटेल। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग ने TM भसीन को बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त करने की घोषणा की है। तो याद रखना, प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये भी याद रखना कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो गठन हुआ था वो फरवरी 1964 में हुआ था, और केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ठीक है, और वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो इनका नाम है सुरेश N पटेल। और दोस्तों बात करते हैं क्विज नंबर 223 की। देखिए आज प्रश्न थोड़े से कम है और इनको हम मेकअप करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी प्रश्न हम करेंगे डिस्कस, कोई भी प्रश्न छूटे नहीं पाएगा। और जो लोग करंट अफेयर को नियमित देख रहे हैं उन लोगों को PT का जो पेपर होगा वो बड़ा आसान लगा होगा, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न पूछे गए थे आपकी PDF से, और जिन लोगों ने 8 मंथ की PDF पढ़ी थी उनका तो एक भी प्रश्न छूटा नहीं होगा, सारे के सारे प्रश्न उसमें मिले थे। तो अब प्रश्न यहाँ पर 223 में पूछा गया था कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है, तो फ्रेंड्स ये रैंक है 87। ठीक है, इसको याद रखना। और अब बारी है क्विज नंबर 224 की। प्रश्न होगा द लिविंग माउंटेन किसकी रचना है। अब बड़ी ही प्रसिद्ध किताब है तो इसके बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए। द लिविंग माउंटेन ये किसकी रचना है, तो यहाँ पर ये हैं आपके विकल्प। और फ्रेंड्स आपको याद दिला दें कि लेक्चर की PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल के साथ साथ स्टडी विद ज्ञान प्रकाश टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें। और फ्रेंड्स करंट अफेयर पूरे 8 महीने की PDF और अलग अलग महीने की PDF भी आपको जो है अवेलेबल करवा दी गई है। तो अगर इसको डाउनलोड करना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।